नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं केडी कैंपस यूट्यूब चैनल। मैं हूं जेपी सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जहां कहीं पर होंगे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा होगा, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि हम आप तक बेहतर कंटेंट के साथ पहुँचे और हमें उम्मीद है और मुझे आशा है कि मैं कोशिशों में अपना सब कुछ दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचने का। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा था कि आपका क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और इसके पिछले वीडियोज़ में हमने आपसे सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात किया था और उसमें जो मेजर पार्ट थे सिलेबस के, सारे सिलेबस हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, हमने मेजर जो सिलेबस था, हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस था, हमको कितना पढ़ना है, एक आउटलाइन मैंने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। आज का जो मेरा वीडियोस होगा, और ये अब लगभग क्लास शुरू ही, आज पहला लेक्चर होगा मेरा। और पहले लेक्चर में जैसा हमने कहा था आपको कि हम पहले एक बार मेजर सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर के माइनर पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर में किसी भी पॉइंट्स को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहीं भी और किसी भी पॉइंट से आ सकता है। इसीलिए हमने सिलेबस का स्टडी 2 सेगमेंट में बांट कर रखा है। पहले सेगमेंट में मैंने सिलेबस के मेजर पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश किया था। अब ये जो दूसरा सेगमेंट चल रहा है आपका, हमें इसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। उसका जो मेजर पोर्शन है, उसका जो माइनर पोर्शन है, हम दोनों की स्टडी करेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न क्या है जहाँ से आ सकता है, सिलेबस से। प्यारे बच्चों, मैंने ये भी कहा था कि जो सिलेबस कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, एनसीईआरटी की जो कोर बुक ने आपको डिस्क्राइब करके दे रखा है सिलेबस को, उतना हम पढ़ेंगे। बाकी बोर्ड ने कितना सिलेबस काटा है, कितना नहीं काटा है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन मेरी पहले जो लक्ष्य होगा, हम एनसीईआरटी के सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तथा अपना एक कमेंट दे करके हमें हमारे जो परफॉर्मेंस है उसे बताने का प्रयास करेंगे, जिससे हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे जानते हैं कि हम एक अपनी बात और अपने दिल की आवाज़ अंदाज से हम सिलेबस को शुरू करता हूं। तो आइए शुरू करता हूं। आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से सबसे पहले उससे मुझे एक टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है कि कैसे टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है, कैसे किसी भी मेजर टॉपिक से कैसे माइनर टॉपिक्स निकाले जाते हैं, और उस माइनर टॉपिक्स को जोड़ जोड़ करके किस तरीके से एक बड़ा टॉपिक क्रिएट किया जाता है। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कोई एक डायमेंशनल होता नहीं या सीधे नहीं पूछ सकता। हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न मल्टी डायमेंशनल हो, एक प्रश्न के कई एंगल्स हो पूछने के लिए। इसलिए आपको हमने सिलेबस डिस्कशन में 2 तरीके के सिलेबस डिस्कशन को कराया हूँ। एक है आपका मेजर सिलेबस डिस्कशन और दूसरा है आपका माइनर सिलेबस डिस्कशन। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी शुरुआत ही कुछ ऐसी ही होती है कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। तो सफलता क्या हो जाएगी? आपकी गुलाम हो जाएगी। तो सच बात, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। हमें और आपको दोनों लोग को साथ साथ मिल करके मेहनत करना पड़ेगा, वरना वो जो सपने हैं अधूरे रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम पहले सिलेबस का डिस्कशन करता हूं। आपका चैप्टर 1 है, वहाँ पे चैप्टर 1 लिखा गया है न्यूट्रिशन, जिसका नाम है पोषण। और पोषण का हम आपसे सामान्य परिचय अर्थात उसका पूरा, पहले हम उसके माइनर और मेजर दोनों जो टॉपिक्स हैं, जो आपके परीक्षा के लिहाज से या आपके पढ़ने के लिहाज से, आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना लाजमी है।
तो हमने क्या किया है कि टॉपिक डिस्कशन में सबसे पहले हम इस टॉपिक के मेजर पार्ट को लिखा हूं। हमने मेजर पार्ट में ये सारी चीज़ें लिखा हूं और इसी चीज़ों को हम फिर माइनर पार्ट में कन्वर्ट करके उसमें जो छोटी बड़ी बातें हैं हम वन बाय वन आज ही आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि ये आपका जहां लिखा गया है चर्चा का विषय, मतलब जो टॉपिक डिस्कशन है वो चर्चा का विषय क्या है, तो आप जाएंगे कि हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, हम चर्चा न्यूट्रिशन पे कर रहे हैं, हम चर्चा पोषण पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे पहला ये जानना जरूरी हो जाता है कि पोषण होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो पहला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, आपका पहला टॉपिक है पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की अब अगला टॉपिक क्या होगा, आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। और फिर आपका तीसरा टॉपिक है पोषण के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और आपका जो चौथा टाइप है वो पढ़ना है मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और जो आपका पांचवा टॉपिक है वो पढ़ना है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। और जो आपके छठवां टॉपिक है वो पढ़ना है आपको अमीबा में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये अभी सारे मेजर पार्ट्स चल रहे हैं। और जो आपका लास्ट टॉपिक जो मेजर टॉपिक है वो है आपका पोषण के पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट क्या है, इसके बारे में हमें आपसे स्टडी करना। तो प्यारे बच्चों, हम कहेंगे कि अगर आप बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो वीडियोस को रोक करके आप अपने कलम और कॉपी पर इसे लिखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका एक मेजर सिलेबस डिस्कशन। और इसी तरह सभी टॉपिक के जो मेजर टॉपिक, सभी चैप्टर्स के जो मेजर पार्ट्स हैं हम उसे एक तरफ डिस्कस करेंगे और दूसरी तरफ डिस्कस करेंगे इनके जो माइनर पार्ट है, अर्थात इस मेजर पार्ट में हमें माइनर पार्ट क्या क्या पढ़ने हैं उसे हम इसका डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको हमारी क्लास समझ में आती होगी, इसीलिए आप लोग हमें इतना प्यार और दुलार देते हैं। हम कोशिश ये करेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे इसका लाभ वंचित पिछड़े लोग भी उठा सकें, तो आपके दोस्त भी उठा सकें और आपके दोस्त हमारे साथ बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ। तो प्यारे बच्चों आइए देखिए, ये तो मेजर पार्ट डिस्कशन और इसके हम एक एक मेजर पार्ट डिस्कशन में हम वन बाय वन टॉपिक को उठाएंगे और डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि चर्चा के विषय में पोषण क्या है, इसके सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा। प्यारे बच्चों एक झलक और यहाँ भी देख लेता हूँ, जैसा कि हमने कहा कि अभी आप पढ़ेंगे और देखेंगे भी कि पौधों में पोषण क्या है अर्थात न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट एक मेजर टॉपिक है, मैंने कहा ये आपका एक मेजर टॉपिक है। इसमें कुछ सब माइनर टॉपिक भी है, हमें माइनर टॉपिक के सहारे ही मेजर टॉपिक को पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है, टेकल डाउन करना है। तो आपका पौधों में पोषण, आप जानते हैं कि पौधों में पोषण क्या होता है। तो आप देखेंगे पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, अभी के लिए आपको केवल हम टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ। दूसरा है आपका प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता, वाई फोटोसिंथेसिस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपका टॉपिक क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इट मीन्स व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अभी इसका पूरा डिस्कशन होगा। और वो प्रकाश संश्लेषण की 5 बातें क्या हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के जानना, अगर उन 5 बातों को समझ जाएं तो हम पूरी की पूरी जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या करेंगे, अंडरस्टूड कर जाएंगे। तो अगला है टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, जिसे कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपके 2 मैकेनिज्म हैं, एक है आपका प्रकाशित अपक्रिया या इसे कहा जाता है हिल अपक्रिया। इसे कहा जाता है प्रकाशित अपक्रिया या इसे हिल अपक्रिया कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। प्यारा बच्चों ये जो आपका इसका दूसरा सेगमेंट है मैकेनिज्म का, वो है अप्रकाशित अपक्रिया। इसे कहा जाता है ब्लैकमैन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, ब्लैकमैन की रिएक्शन कहा जाता है। अभी हम बताएंगे कि इसे प्रकाशित अर्थात हिल रिएक्शन क्यों कहा जाता है, और इसे हम बताएंगे अप्रकाशित तथा इसे ब्लैकमैन रिएक्शन क्यों कहा जाता है।
प्यारे बच्चों, अगला इसका जो पार्ट है वो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्यारे बच्चों, इस कारक में जब आप देखेंगे तो इसमें दो तरीके के कारक हैं। एक है इसका बाह्य कारक, एक है इसका बाह्य कारक, जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल फैक्टर। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। और इसका दूसरा जो है उसे कहा जाता है आंतरिक कारक। उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक कारक कहा जाता है। हम सभी कारकों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि अगर आंतरिक कारक के जो फैक्टर्स के जो फैक्टर्स है अगर वो प्रभावित करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे कहा जाता है इंटरनल, इसे कहा जाता है इंटरनल फैक्टर। इसे क्या कहा जाता है? इंटरनल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो आपका चौथा टॉपिक होगा, ये जो प्रकाश संश्लेषण का चौथा टॉपिक होगा वो होगा कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। आप ये पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे? इसका जो प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसे? इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे कहा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, छठवां जो इसका पॉइंट्स होगा, इसका जो मेजर टॉपिक्स होगा प्यारे बच्चों, वो टॉपिक्स होगा क्या हो सकता है? आप सोचिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे सहायक ऑर्गन्स वो कौन से है? तो वो है क्लोरोफिल। तो इसका जो टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका। क्लोरोफिल की भूमिका। रोल ऑफ क्लोरोफिल, इसे कहते हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। ये आपका टॉपिक है, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल की भूमिका है वो क्या है। तो इतने जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको डिस्कशन करने हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा क्या करना है? इसे अंडरस्टैंड करना है, इसे अंडरस्टूड कर लेना है, समझ लेना है, दिमाग में भर लेना है, कभी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई बच्चा आपसे कहता है कि चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो क्या कभी उसके चेहरे पर देखा गौर से कि क्या वो बच्चा कभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए कभी थोड़ा सा भी प्रयास किया? अगर निश्चित तौर पर अगर वो थोड़ा सा प्रयास किया होता तो मैं कहता हूँ कि उसे 100% नहीं, लेकिन थोड़ा तो समझ में आता। तो प्यारे बच्चों, आज एक युवा पीढ़ी जो है वो अपने मार्ग से वो भटक करके किसी दूसरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित है। उसे हम चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े और हम जो है मुख्य धारा में आने का प्रयास करें। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। सच बात है, जिंदगी में तुम लाठी और डंडे को मजबूत मत करो, तुम अपने ब्रेन और अपने पेन को मजबूत कर लो। देखना दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेकना शुरू कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक के साथ हमने पोषण, पौधों में जो आपका पोषण है, मेजर पार्ट्स, उसके सभी माइनर पार्ट्स को हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो आइए, इसका एक और सेगमेंट छूट रहा है इस पोषण में, वो है मानव में पोषण। ये आपके दोनों हैं, चाहे वो पौधों में पोषण और चाहे वो मानव में पोषण, ये दोनों जो हैं आपके एक मेजर सेगमेंट हैं। आप देखिए एक टॉपिक में कितने सब टॉपिक क्या हुआ है? छुपा हुआ है। तो इसी तरह चीज़ों को निकालना है और चीज़ों को समझना है। तो आइए हम समझते हैं प्यारे बच्चों, मानव में पोषण क्या है और मानव में पोषण किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? आपसे डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वास्तव में और सही में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तथा हमारा रिस्पांस हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियोस को पूरा देखने के बाद ही आपका सही तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ाई और आपका तैयारी हो पाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका अगला जो टॉपिक्स है वो है, अभी हमने पौधों में
पोषण के बारे में आपसे स्टडी किया हूँ। और जो दूसरा टॉपिक आपका मेजर टॉपिक है वो है मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, हम सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि मानव में पोषण क्या है, अर्थात व्हाट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और आपका दूसरा टॉपिक होगा इसमें पाचन तंत्र होगा, जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल सिलेबस का डिस्कशन, न्यूट्रिशन के सिलेबस का डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ। हमने कहा कि पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सामान्यतः 2 भाग होते हैं, हम इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग जो है आपका वो है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे कहा जाता है आहार नाल। प्यारे बच्चों, हम बताएंगे कि आहार नाल क्या होता है। बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट लेकर के कि आहार नाल मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैला हुआ एक बहुत बड़ी लंबी संरचना होती है, जो होती है इसके कई भाग होते हैं। तो आहार नाल के कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों? आहार नाल के मुख्य भाग हैं, देखिए, मुख तथा मुख गुहिका, जिसे कहा जाता है माउथ तथा माउथ कैविटी, मतलब मुंह का पोर्शन। दूसरा कहा जाता है आपका ग्रसनी, जिसे कहा जाता है फायरिंग्स। और तीसरा जो है आपका है ग्रासनली, जिसे कहा जाता है ओइसोफेगस। और चौथा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो है आमाशय, जिसे कहा जाता है स्टमक। जो 5वां टॉपिक है वो आपका छोटी आंत है, जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे हम छोटी चक्की के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और जो आपका अगला टॉपिक है इसमें वो है बड़ी आंत, जिसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो दूसरा भाग है प्यारे बच्चों, वो दूसरा भाग है आपका पाचन ग्रंथियां, जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो पहला भाग है वो है आपका लाल ग्रंथि, जिसे कहा जाता है सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा जो भाग है आपका यकृत, जिसे कहा जाता है लीवर। तीसरा भाग है इसका गैस्ट्रिक ग्रंथि, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और चौथा जो भाग है इसका वो है अग्नाशय, जिसे कहा जाता है पैनक्रियाज। और जो इसका 5वां भाग है वो है आंतरिक ग्रंथियां, जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आप देखिए प्यारे बच्चों कि एक छोटे से टॉपिक में एक कितने मतलब एक बड़े टॉपिक में कितने छोटे छोटे सब टॉपिक घुसे हुए हैं। आप सोचिए कि अगर आप इसे अलग अलग करके चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपके जो नॉलेज है उसमें गहनता आएगी, क्या आपके अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। इसीलिए मैंने सिलेबस को 2 सेगमेंट में बांटा हूँ। एक मेजर सेगमेंट का ये माइनर स्टडी है। आप सोचिएगा किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को या किस तरीके से हम पूरे चैप्टर्स को डिजाइन कर रखा होगा जब मैं इतना मेहनत किसी भी चैप्टर के साथ कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका एक छोटा सा वो ओवरकम्स वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का। तो आप सोचिए कि अब इन टॉपिक को पढ़ने में लगभग जो है एक पार्ट्स को पढ़ने में लगभग एक हफ्ते के समय लगेंगे, क्योंकि हम बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, बहुत डीली क्लास नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों, दुनिया जब तुम्हें कहने लगे कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी शेर को लंबी छलांग लगानी होती है तो वो क्या करता है, पीछे आता है। तो अब भी जब आपको लगे कि आपके जीवन में आपको असफलता मिल रही है तो समझ लेना कि आपका जीवन आपको किसी बड़े मुकाम पर लेकर जाने के लिए तैयार है, उस शेर की तरह जैसे शेर आगे जाने के लिए पीछे घिसकता है। तो ध्यान रखिएगा, पीछे आप जब जाइएगा तो कभी घबराइएगा नहीं। हो सकता है कि वहाँ आपके अंदर के दिल की जो भावनाएं हैं आपको आहत करेंगी, आपको चोट पहुँचाएंगे कि अरे ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसी कुछ सोच आप अपने अंदर मत लाइए। बस ये जानिएगा कि लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे पैर करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इस दुनिया में जिसके पास पैसे हैं उसके पास सब कुछ है। जिनके पास आज के समय में पैसे नहीं वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। उन्हें लोग केवल सहानुभूतियाँ दे करके उनकी आत्मा को तृप्त करेंगे। याद रखना, पैसे कमाने हैं। इस उम्र में जिस तरीके से बच्चों के अंदर भटकाव का टेंडेंसी निकल करके सामने आ रहा है, मैं तो देखता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँच पा रहा हूँ, आप समझिएगा कि अगर दुनिया में आपके पास इस समय वर्तमान समय में इस भौतिकवादी दौर में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप समझ लीजिए दुनिया के सबसे निकम्मे और बेकार इंसान हैं। क्योंकि इस दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में, उसी की पूछ होती है जिनके पास पैसे नहीं। आपके पास पैसे हैं तो आपके पास पीछे चलने वालों की संख्या 15-20 होगी, लेकिन आपके पास पैसे नहीं तो आपको उसे सहानुभूतियों के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप जिंदगी में सहानुभूतियों के सहारे नहीं बल्कि अपने मेहनत और अपने कर्म के भरोसे
तैयार रहें आगे की ज़िंदगी जीने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा आपका मानव में पोषण के आइडियाज़ था, लेकिन इतना यहीं पर मानव का पोषण खत्म नहीं होता। इसके और भी कुछ भाग है जिसे कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। मानव में पोषण की क्रिया विधि का स्टडी अभी हम करते हैं, और उस मानव में पोषण की क्रिया विधि में हम देखते हैं कि उसके कितने फेजेस हैं और किन किन फेजों से होकर के मानव में पोषण की क्रिया पूरी होती है। तो आइए देखते हैं। ये मानव की में पोषण की जो क्रिया विधि है उसे कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसमें क्रिया विधि का मतलब होता है कि जब मानव पोषण क्रिया मतलब पोषक को पदार्थों को लेता है तो किन किन प्रोसेसेस के तहत, किन किन प्रक्रियाओं के तहत ये पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म होती है, जो पोषण की क्रिया विधि होती है, वो पूरा होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन को लेते हैं, और भोजन को लेने के बाद क्या करते हैं, शरीर के अंदर क्या करते हैं, मुख माउथ कैविटी में क्या करते हैं, एंट्री कराते हैं, डालते हैं। उस प्रक्रिया को कहा जाता है इंजेशन। बाकी उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। हम डाइजेशन को पूरा एक डिटेल स्टडी करेंगे और किस किस भाग में किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों का आपका जो डाइजेशन होता है उसे भी हम स्टडी करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है आपका अवशोषण है, मतलब डाइजेशन के बाद जो यूजफुल कंटेंट थे उनको किस तरीके से और कहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, उसे भी हम स्टडी करेंगे। अगला जो है आपका स्वांगीकरण है, इसे कहा जाता है एसिमिलेशन। और जो पांचवा और लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म की क्रिया विधि का बहिक्षेपण, जिसे कहा जाता है इजेशन, अर्थात बचे खुचे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना। ये पूरी जो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा जो अभी हमने स्टडी कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक अभी हम मानव न्यूट्रिशन की ही बात कर रहा हूँ, मानव डाइजेशन का ही बात कर रहा हूँ। डाइजेशन और न्यूट्रिशन में थोड़ा अंतर है, उस अंतर को भी हम देखेंगे और उसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या डाइजेशन और न्यूट्रिशन में किस तरीके का रिलेशनशिप है और किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अलग होते हुए भी ये एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। उस मुद्दे पर भी हम आपसे बात करेंगे। इसका कुछ और टॉपिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, उसे भी हम यहीं पर क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी आपने देखा, हमने अभी पोषण की बात कर रहा था, और पोषण के बाद इसमें एक टॉपिक आया था पोषक। क्या आया था, एक टॉपिक आया था इसमें पोषक, अर्थात न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इसे कहते हैं पोषक, इसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, जब कुछ खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसी न्यूट्रिएंट्स के सहारे क्या होते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, पूरी होती हैं। अर्थात उपापचयी क्रियाओं और हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी यहीं से मिलती है। अगर यही क्रियाएं नहीं होती तो हमारे जो शरीर होती हैं उन्हें क्या होता, आपका एनर्जी नहीं मिल पाता। तो ये जो आपका टॉपिक है पोषक तत्व वाला भाग, इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आप इसे नोट भी करते चलेंगे क्योंकि ये आपके लिए समझना जरूरी है। ये है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है प्यारे बच्चों फैट्स, वसाएं। ये है आपका फैट्स। अगला है आपका विटामिन्स, इसे कहा जाता है विटामिन्स। और ये है आपका प्रोटीन्स। क्या है, प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स का डिस्कशन करेंगे। और जो पांचवा है वो आपका है खनिज और जल, जिसे कहा जाता है साल्ट एंड वाटर। इतने टॉपिक आपके न्यूट्रिएंट्स में स्टडी करना है। हम बताएंगे कि किन किन पदार्थों से मिल करके ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं बने होते हैं और किस तरीके से हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में अपना रोल अदा करते हैं। बाकी एक छोटा सा टॉपिक जो आपको डिस्कशन करना है, जो उन्होंने इस तरीके से उसे रख रखा है, लेकिन उसमें स्पेशली लिख रखे हैं कि आपको इसी के बारे में पढ़ना है, जिसे कहा जाता है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
इसमें हमको मतलब एक कोश के जीवों में पोषण, इसका हिंदी होगा एक कोशिकीय जीवों में पोषण, जीवों में पोषण। इसमें जो स्पेशली हमको मेंशन करके रखा गया है क्या पढ़ना है, तो हमने टॉपिक में लिखा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब अमीबा के बारे में, अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है उसे हमें लेवल डायग्राम के तहत समझाना है, बताना है। अर्थात अमीबा किस तरीके से अपने डेली लाइफ को जीने के लिए एनर्जी प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन के थ्रू हमें उस प्रोसेस को भी देखना है, उसे भी पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों ये इस तरीके से टॉपिक्स को अलग अलग करके हम पूरा एक माइनर लेवल पर जाकर के चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग समझ करके हम स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कभी भूलेगा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मैं जब पढ़ाऊंगा तो एक छोटे छोटे सेगमेंट में आपको पढ़ाऊंगा और आप अपने साथ अपनी कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठेंगे, जिससे आपका एक बेहतर और एक सुंदर नोट्स तैयार हो सके जो आपके परीक्षा के में सहयोग आपका करे और मददगार साबित हो। प्यारे बच्चों इस बार का हम जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा कुछ रिज़ल्ट है। हमारे ऑफलाइन के बच्चों ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। तो प्यारे बच्चों हम कभी बात करेंगे कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ऑफलाइन के बैच में भी इस बार तहलका मचा कर रख दिए हैं। प्यारे बच्चों इस बार का जो मेरा रिजल्ट है काफ़ी सुंदर रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे इतिहास में। और हमारे ये पूरा कह सकते हो कि मेरी जो एक मिशन थी और उस मिशन में हम थोड़े से कामयाब जरूर रहे, कर सकते हैं थोड़ी कमियां जरूर हुई, नहीं तो हमारा जो एक सपना था स्टेट टॉपर की मैं कोशिश करके निकाल लेता। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको सचमुच एक बेहतर कंटेंट के साथ चीज़ों को पढ़ाएंगे। कल से हम आपके एक एक टॉपिक करके क्लास उठाएंगे और पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम कभी आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। बस एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों के पास भेजें जो सच में सीरियस बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों आप अभी अनुभव के दौर से गुजर रहे हैं और हमको आपके कक्षाओं का अनुभव पहले से है, इसलिए मैं जो कहूँगा शायद वो सही कहूँगा, क्योंकि अभी आपके अंदर अनुभव की प्रेरणा जागृत हो रही है और हमारे अंदर अनुभव हो चुका है। हमारे और बीच इसी चीज़ का अंतर है। और किताबें हम भी पढ़ते हैं, किताबें आप भी पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ कर के किताबों को किस तरीके से समझना है शायद उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। हमें किस तरीके से आपको समझा देना है शायद हम बेहतर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चे इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं कल अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।